हेलो एवरीवन, दिस इज आयत फातिमा एंड वेलकम बैक टू लर्निंग आर्काइव। आज हम सिविक्स का चैप्टर नंबर 2 फेडरलिज्म स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखते हैं फेडरलिज्म क्या होता है। तो फेडरलिज्म बेसिकली एक ऐसी गवर्नमेंट का सिस्टम होता है जिसमें पावर को सेंट्रल गवर्नमेंट और उसके अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स में डिवाइड किया जाता है। मतलब एक सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और कभी कभी लोकल गवर्नमेंट। सेकेंड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमारे पास आती है यूनिटरी गवर्नमेंट। यूनिटरी गवर्नमेंट में सिर्फ एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है जो पूरी कंट्री को रन करती है। फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। फर्स्ट फीचर है कि फेडरलिज्म में गवर्नमेंट के दो या दो से ज्यादा टीयर्स होते हैं, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। हर एक टीयर की अपनी जुरिस्डिक्शन होती है फॉर इट्स एडमिनिस्ट्रेशन। जुरिस्डिक्शन का मतलब है एक स्पेसिफिक एरिया जो उस पार्ट ऑफ गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंडर आता है। हर एक लेवल की जुरिस्डिक्शन कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली मेंशन है। अगर फंडामेंटल प्रोविजन चेंज करना हो कॉन्स्टिट्यूशन का, तो ये कोई भी एक लेवल अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकता है। ऐसा चेंज करने के लिए दोनों लेवल का कंसेंट होना बहुत जरूरी है। हर एक गवर्नमेंट के लेवल के लिए जो रेवेन्यू के सोर्सेज हैं, जो टैक्सेशन के सोर्सेज हैं, इट इज वेरी क्लियरली मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन कि हर एक लेवल को अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिल पाए, कि वो दूसरे लेवल पे डिपेंडेंट नहीं रहे फॉर इट्स फाइनेंशियल एड्स। तो एट द एंड हमें ये समझ आता है कि फेडरल सिस्टम के दो ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है कि कंट्री की यूनिटी को सेफगार्ड करना और प्रमोट करना, और दूसरा ऑब्जेक्टिव है रीजनल डाइवर्सिटी को एकोमोडेट करना। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ फेडरेशंस। पहली है कमिंग टुगेदर फेडरेशन। इसमें छोटे छोटे यूनिट्स एक साथ आते हैं टू फॉर्म अ लार्जर यूनिट दैट इज अ कंट्री। हर यूनिट के पास इक्वल पावर होती है। फॉर एग्जांपल यूएसए। यूएसए में जितनी भी स्टेट्स हैं दे एंजॉय इक्वल पावर, और अगर इफ वन स्टेट्स वांट टू बी सेपरेट यूनिट दे कैन डिक्लेयर देयर इंडिपेंडेंस रिगार्डलेस ऑफ द अदर यूनिट्स। सेकेंड है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। इसमें स्टेट्स को एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्न करती है और सेंटर एंजॉयज द सुप्रीम पावर, फॉर एग्जांपल इंडिया और बेल्जियम और स्पेन। अब हम देखेंगे इंडिया एक फेडरल कंट्री कैसे है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूशन में एक टू टीयर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के बारे में लिखा गया है। लेटर एक तीसरा टीयर भी ऐड किया गया था इन फॉर्म ऑफ पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज। हर फेडरेशन की तरह इंडिया में भी अलग अलग टीयर्स अपनी जुरिस्डिक्शन में काम करते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन में थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है। इसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन में थ्री लिस्ट्स का मेंशन है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में थ्री लिस्ट्स मेंशन है। फर्स्ट इज यूनियन लिस्ट, सेकेंड है स्टेट लिस्ट और थर्ड है कॉन्करेंट लिस्ट। सबसे पहले है यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में नेशनल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट आते हैं, जैसे कम्युनिकेशन, बैंकिंग, करेंसी। ये सब सब्जेक्ट्स इस लिस्ट में इसलिए आते हैं क्योंकि हमें इन सब्जेक्ट्स पे यूनिफॉर्म पॉलिसी चाहिए थ्रू आउट द कंट्री। फॉर एग्जांपल करेंसी, करेंसी हमें पूरी कंट्री में यूनिफॉर्म चाहिए, दैट इज सेम चाहिए। सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट इस लिस्ट के रिगार्डिंग लॉज क्रिएट कर सकता है। सेकेंड है स्टेट लिस्ट। इसमें स्टेट और लोकल इंपॉर्टेंस की चीजें आती हैं, जैसे पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर। सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही इस पे लॉज बना सकता है। और थर्ड है हमारे पास कॉन्करेंट लिस्ट। इसमें वो सब्जेक्ट्स आते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के कॉमन इंटरेस्ट में है, जैसे फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस, मैरिज, एडॉप्शन, सक्सेशन, एजुकेशन। इसमें दोनों गवर्नमेंट्स मिलके इकट्ठे लॉज बनाते हैं। लेकिन इन केस ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट, अगर कभी कॉन्फ्लिक्ट होगा और द यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट टेक्स ऑपोजिट साइड, तो यूनियन गवर्नमेंट का जो डिसीजन होगा इट विल प्रिवेल। नेक्स्ट है हमारे पास रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स। इसमें वो सब्जेक्ट्स आते हैं जिनका डेवलपमेंट तब हुआ जब कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका था, सच एज कंप्यूटर साइंसेज और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट ही इस पे लॉज बना सकती है। नेक्स्ट अप वी हैव यूनियन टेरिटरीज। इंडिया में कुछ एरियाज ऐसे हैं जो एक स्टेट बनने के लिए काफी छोटे हैं और किसी और स्टेट के साथ मर्ज होने के लिए काफी बड़े हैं। These areas are called union territories. इंडिया में 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। एरियाज लाइक चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दिल्ली, दमन एंड दीव, these all are यूनियन टेरिटरीज। इन टेरिटरीज के पास एक स्टेट की तरह पावर्स नहीं होती हैं। ऑन द अदर हैंड यूनियन गवर्नमेंट itself controls it. लिंग्विस्टिक स्टेट। इंडिया की डेमोक्रेसी के लिए सबसे पहला चैलेंज था द फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स। लिंग्विस्टिक का मतलब है लैंग्वेज बेस्ड। 1947 में जब हमें इंडिपेंडेंस मिली तो काफी पुरानी जो स्टेट्स थी उनकी बाउंड्रीज को रीड्रॉ किया गया टू क्रिएट न्यू स्टेट्स। ये ऐसा इसलिए किया कि क्योंकि जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे वो चाहते थे एक लैंग्वेज बोलने वाले लोग एक साथ रहें।
कुछ स्टेट्स ऐसी भी थी जैसे नागालैंड, झारखंड, उत्तराखंड, जो लैंग्वेज के बेसिस पे नहीं बनाई गई बट दे वर मेड ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर या एथनिसिटी। जब नेशनलिस्ट लीडर ने ये डिमांड रेज की कि हमें स्टेट्स बनानी ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेजेस, काफी सारी ऑपोजिशन देखने को मिलती है, क्योंकि कुछ लीडर्स को ऐसा लग रहा था अगर लैंग्वेज के बेस पे हम लोगों को सेग्रीगेट कर देंगे तो कंट्री बिखर जाएगी, दैट इज डिसइंटीग्रेट हो जाएगी। लेकिन बाद में एक्सपीरियंस से हमें ये पता चलता है कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स ने कंट्री को और ज्यादा यूनाइट कर दिया और एडमिनिस्ट्रेशन को और ज्यादा आसान कर दिया। लैंग्वेज पॉलिसी इंडिया की डेमोक्रेसी के लिए सेकंड मेजर टेस्ट वाज द लैंग्वेज पॉलिसी। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी एक लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज का टाइटल नहीं देता है। हिंदी वाज आइडेंटिफाइड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज, लेकिन हिंदी इज ओनली द मदर टंग ऑफ 40% इंडियंस। हिंदी के अलावा 22 ऐसी लैंग्वेजेस हैं जिनको शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस का टाइटल दिया गया है। अगर कोई कैंडिडेट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर कोई एग्जाम दे रहा है, सो दे कैन गिव द एग्जाम ऑन एनी ऑफ दीज लैंग्वेजेस। हर एक स्टेट की अपनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस है और उस स्टेट का गवर्नमेंटल वर्क उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज में ही होता है। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से 1965 के बाद इंग्लिश का ऑफिशियल पर्पसेस में काम स्टॉप हो जाना चाहिए था, लेकिन काफी नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स को ऐसा लग रहा था कि दिस इज जस्ट एन एजेंडा टू इम्पोज हिंदी ऑन देम। तो काफी सारे प्रोटेस्ट देखने को मिलते हैं। इन तमिलनाडु ये प्रोटेस्ट थोड़ा वायलेंट हो जाता है। सो इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड बाय एग्रीइंग टू कंटिन्यू हिंदी along with English for official purposes. डिसेंट्रलाइजेशन जब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से थोड़ी पावर लेके लोकल गवर्नमेंट को दी जाती है, उसको डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन 1992 में हुई, क्रिएट द थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट। अब लोकल लेवल के लिए इलेक्शंस हेल्ड करना कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी हो गया। लोकल लेवल की इलेक्शंस के लिए शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और ओबीसीज के लिए सीट्स रिजर्व कर दी, 1/3 वुमेन के लिए सीट्स रिजर्व की। और जो भी इलेक्शंस होती थी लोकल लेवल पे वो स्टेट इलेक्शन कमीशन गवर्न करता था, और स्टेट गवर्नमेंट वर रिक्वायर्ड टू शेयर सम ऑफ देयर पावर एंड रेवेन्यू विद लोकल गवर्नमेंट। स्ट्रक्चर ऑफ पंचायत विलेज में लोकल गवर्नमेंट को पंचायती राज कहते हैं। हर विलेज या ग्रुप ऑफ विलेज में ग्राम पंचायत होती है। ग्राम पंचायत के मेंबर्स को पंच बोलते हैं और प्रेसिडेंट को सरपंच बोलते हैं। इन मेंबर्स को विलेज की एडल्ट पॉपुलेशन डायरेक्टली इलेक्ट करती है। पंचायत की वर्किंग को ग्राम सभा सुपरवाइज करती है। विलेज के सब वोटर्स ग्राम पंचायत के मेंबर्स होते हैं। ग्राम पंचायत एक साल में 2 या 3 बार मिलती है टू अप्रूव द एनुअल बजट और ग्राम पंचायत की परफॉर्मेंस को रिव्यू करने के लिए। कुछ ग्राम पंचायत को एक साथ ग्रुप किया जाता है एंड दे फॉर्म पंचायत समिति। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पंचायत समिति को जिला परिषद बोला जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज लोकल गवर्नमेंट्स को टाउन में म्यूनिसिपैलिटीज और बिग सिटीज में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कहा जाता है। म्यूनिसिपल चेयरपर्सन म्यूनिसिपैलिटी का पॉलिटिकल हेड होता है। इन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऐसे ऑफिसर को मेयर बोलते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग लर्निंग आर्काइव। इस चैप्टर के डिटेल नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे।